Hi everyone, this is me Mokshi Gambhir and I welcome you all to Quick Wits. This video is regarding the second poem of class 12th Flamingo, an elementary school classroom in a slum. Starting with the poet's name, so its poet is Stephen Spender and he was an English poet and an essayist. So this poem, an elementary school classroom in a slum, it has two basic themes. One is social injustice and another one is class inequalities. हमारी सोसाइटी में कितने ज़्यादा इनजस्टिसेस होते हैं कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ लोगों के पास दो वक्त खाने की रोटी भी नहीं है। दिस पोएम इज ऑल अबाउट द सोशल इनजस्टिसेस द पीपल हैव टू फेस. Starting with the first line of the poem, it goes like, far, far away from gusty waves, these children's faces, like rootless weed, the hair torn round their pallor. So the poet is trying to say that these children who actually live in a slum. So this poem is actually describing the classroom of a slum area. स्लम एरिया में किस किस तरह से लोगों की हालत होती है और किस तरह से लोगों को स्लम एरियाज में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. दिस पोएम इज ऑल अबाउट दिस. So by this the poet means far far away from gusty waves these children's face. इससे क्या कहना चाह रहे हैं पोएट कि इन बच्चों की फ्रीडम, गुड फ्यूचर, एडवेंचर, ये सब चीज़ें इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है क्योंकि इन लोगों के पास ना कोई अच्छी क्वालिटीज़ है, ना इतना पैसा है, ना फिर इनके पास एजुकेशन है कि ये जाके अपनी ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी कर सकें. इनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने के पैसे नहीं हैं तो एडवेंचर के लिए या फिर फ्रीडम के लिए, हैविंग अ गुड फ्यूचर, उसके लिए ये लोग कहाँ से पैसे लाएंगे. सो दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. अब यहाँ पे पोएट ने बच्चों के फेसेस को रूटलेस वीड्स की तरह कंपेयर किया गया है. अब वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, यू नो. सो इसी तरह से इन बच्चों को यहाँ पे पोएट ने अनवांटेड प्लांट्स की तरह सिग्निफाई किया है कि किस तरह से ये जो बच्चे हैं दे आर कंपेयर टू एज वीड्स, यू नो, अनवांटेड प्लांट्स. दे आर द अनवांटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी बिकॉज उनके पास कोई फ्यूचर नहीं है. सो दे आर रादर दैन बिकमिंग एन असेट, दे आर अ लाइबिलिटी टू द कंट्री. The hair torn round their pallor. अब यहाँ पे torn round का क्या मतलब है? The hair, their hair are being scattered on their face. सो सारे के सारे उनके जो बाल हैं वो ऐसे ही फेस पे बिखरे पड़े हैं. उन्होंने अपने बाल तक, अपने हेयर तक कोम नहीं किए हैं. एंड उनके फेस को क्या बोला गया? पैलर. पैलर मीन्स पेल फेस. अब पैलर यहाँ पे उनको क्यों बोला गया है या फिर उनके फेस को पेल क्यों बोला गया है? क्योंकि उनके पास कोई बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है, राइट? उनके पास खाने को नहीं है कुछ. सो दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन की वजह से उनका जो फेस है वो पूरी की पूरी तरह से पेल हो गया है क्योंकि उनका बेसिक न्यूट्रिएंट डाइट, बेसिक न्यूट्रिशियस डाइट भी उनके अंदर नहीं जा रही है. सो ऑब्वियसली उनकी स्किन किस तरह से ग्लो कर सकती है. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. अब यहाँ पे एक टॉल गर्ल की बात कर रहे हैं क्लासरूम में, विद हर वेट डाउन हेड. यू नो, अब वेट डाउन हेड उसको क्यों बोला गया है यहाँ पे? वन इज बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हर शोल्डर्स. इसी एज में, यू नो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये इसी एज में कमाना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते. दूसरे बच्चे अभी खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, घूमते हैं अपनी लाइफ में, वहीं ये बच्चे नौकरी करके अपने घर में पैसे कमाते हैं. सो इस वजह से ये भी रीज़न है कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके शोल्डर्स के ऊपर. इस वजह से, यू नो, दे आर अ बिट वेट डाउन. सो एंड सेकेंड कैन बी द रीज़न कि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. दैट इज़ वाई शी इज़ लाइंग डाउन हर हेड ऑन द टेबल. दिस कैन बी अनदर रीज़न बट फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न. The paper seeming boy with rat's eyes. अब नाउ हेयर पेपर सीमिंग बॉय का क्या मतलब है? यू नो, पेपर कितना ज़्यादा थिन होता है, कितना ज़्यादा पतला होता है, उसी तरह से उस लड़के को भी पेपर सीमिंग बॉय बोला गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन है. उसकी यू नो जो अंदर से बोन्स हैं, उसकी हड्डियाँ हैं, वो झांक रही हैं बाहर, वो इतना ज़्यादा पतला है. सो इसलिए यहाँ पे उसको बोला गया द पेपर सीमिंग बॉय. क्यों पतला है? बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन. उसको बेसिक फैसिलिटीज़, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है.
विथ रैट्स आइज। अब यहाँ पे इसको रैट्स आइज क्यों कहा गया है, इसको रैट्स की आइज के जैसे क्यों बोला गया, क्योंकि चूहा बहुत लालची होता है, वो हर जगह खाना ढूंढता है, उसको जो भी मिले वो उसी को ही कुतर जाता है, और चूहा यूजुअली बहुत ज़्यादा लालची होता है। तो इस तरह से उस बच्चे की आंखों को भी चूहे की आंखों की तरह से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो बच्चा भी किसी ना किसी चीज़ की भूख में है, उसको किसी ना किसी चीज़ की भूख है। अगेन इट कैन बी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, इट कैन बी ऑफ फूड, क्योंकि उसकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। वाई? बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। The stunted, unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्टंटेड। स्टंटेड का क्या मतलब है, उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो चुकी है, हिज ग्रोथ हैज़ बीन स्टॉप्ड। अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अब हायर का क्या मतलब होता है, जो भी चीज़ हमें अपने पेरेंट्स से हेरिडिटी में मिली है, जो भी चीज़ हमने अपने पेरेंट्स से ली है, उसको बोला जाता है हायर, दैट वी हैव हायर दिस थिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, बी इट आवर हेयर कलर, बी इट आवर आइज कलर, बी इट आवर स्किन कलर। सो उसने अपने फादर से क्या रिसाइट किया है, उसके फादर का ट्विस्टेड बोन्स वाला डिजीज़, जिसको कि नाल डिजीज़ बोला जाता है, वो उसने अपने फादर से हायर किया है, वो उसको विरासत में अपने फादर से मिला है। His lesson from the desk. This unlucky hire, he is taking his lesson from his desk. At the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes lie in a dream of squirrels game in tree room other than this. So अब वो बता रहा है कि क्लास के बैक साइड पे एक ऐसा बच्चा बैठा है, वन अननोटेड, जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, या फिर जिसको क्लास में क्या चल रहा है उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब सेकेंडली यहाँ पे क्लास को डिम बोला गया, अगर आपने देखा होगा इट इज़ रिटन डिम क्लास। क्यों बोला गया यहाँ पे क्लास को डिम, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्लम की क्लास है, वहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई लाइट प्रोवाइडेड नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है उस क्लास में, यू नो। सो वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है अननोटेड सा, जिसको क्लास में क्या चल रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ही इज़ वेरी स्वीट और बहुत छोटा सा बच्चा है। सो उसकी आंखें क्या देख रही हैं, उसकी आंखें कुछ ना कुछ सपने देख रही हैं, वो क्लास के बाहर देख रहा है, राइट, यू नो। और वो क्लास के बाहर क्या देख रहा है, स्क्विरल की गेम देख रहा है और ट्री रूम देख रहा है, मतलब हर वो चीज़ देख रहा है, बस मतलब हर चीज़ देख रहा है वो, बस क्लास में जो चल रहा है वो चीज़ नहीं देख रहा है। उसके अलावा उसका ध्यान जो है बाकी सब चीज़ों की तरफ है, उसको क्लास में क्या चल रहा है उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इज़ सो अननोटेड, यू नो। एंड उसकी आइज़ जो है वो ड्रीम में है, मे बी उन स्क्विरल्स की फ्रीडम देख के, बाहर देख के उसको ऐसा लग रहा है कि काश मुझे भी इस लेवल की फ्रीडम मिल पाती। नेक्स्ट इज ऑन सार क्रीम बॉल्स। अब सार क्रीम बॉल्स यहाँ पे क्यों कहा गया है, इट कैन बी ऑफ टू रीजन्स। फर्स्टली, यू नो, जब क्रीम जो होती है, जब दूध में से मलाई निकालते हैं, उसकी क्रीम बनाते हैं, उस क्रीम को अगर आप 2 दिन ऐसे ही बाहर छोड़ दोगे तो वो ख़राब होने लग जाती है, इट गेट्स रॉटन अप, एंड रॉटन होने के बाद उसका जो कलर होता है वो पेलिश येलो से कलर का हो जाता है। जो क्लासरूम की वॉल्स हैं वो पेल येलो कलर की हैं। सेकेंड यहाँ पे रीज़न क्या हो सकता है कि जिस तरह से क्रीम सड़ जाती है, सड़ने के बाद वो सार हो जाती है, बिल्कुल दीवारें भी जो उस क्लास की हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रैम्पेड और ख़राब हो गई हैं, यू नो, दे हैव गॉट डिटीरियोरेटेड, क्लास की वॉल्स की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। डोनेशंस, ओके, डोनेशंस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो VIPs हैं या फिर जो विजिटर्स हैं, उन्होंने स्कूल को जो भी कुछ डोनेशन में या फिर एज अ यू नो सिंबल, उन्होंने एज अ सिंबल ऑफ प्राइज उन्होंने उसको दिया है। सो वो सारी चीज़ें क्लासरूम में लटक रही हैं। फर्स्ट वन इज शेक्सपियर्स हेड, सो शेक्सपियर्स बस्ट, यू नो, इतना जो छोटी सी मूर्ति को बस्ट बोला जाता है। सो यू नो, शेक्सपियर हेड मतलब शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है क्लास की वॉल्स पे। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस एट डॉन का क्या मतलब है, एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग सीनरी वहाँ पे लगी हुई है क्लासरूम में। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, हर एक सिटी की यू नो सिविलाइज डोम्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सिविलाइज्ड बिल्डिंग्स और टेक्निकल एडवांसेस लगे हुए हैं उस दीवार पे। बेल्ट फ्लारी टायरोलिसी वैली, टायरोलिसी वैली जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पूरी फ्लावर्स की पिक्चर्स है, उस पर बेल्स लगी हुई हैं। सो एक पिक्चर उसकी भी लगी हुई है टायरोलिसी वैली की। वन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अब इसका क्या मतलब है, एक वहाँ पे मैप भी लगा हुआ है, यू नो, ओपन हैंडेड मैप्स, ओपन हैंडेड मैप
अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, एक बड़ा सा मैप भी लगा हुआ है विच इज़ एक्चुअली अ फ्लैटरी फॉर दैट क्लास। वो सिर्फ देखने के लिए लगाया गया है, दैट इज़ अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। सो मतलब कि जो वो मैप है वो बाहर की दुनिया को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ऑब्वियसली हमारी दुनिया को एक कागज़ के टुकड़े पे समेट के लगा रखा है विच शोज दैट अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। इस वर्ल्ड को हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उस पिक्चर को वहाँ पे लगा के। And yet for these children, these windows not this map their world, where all their futures painted with a fog. अब पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन बच्चों का एक्चुअल जो फ्यूचर है और एक्चुअल जो उनकी दुनिया है वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो क्लास में लगी हुई हैं। उनका एक्चुअल जो दुनिया है, उनका एक्चुअल जो वर्ल्ड है, दैट इज़ आउटसाइड द विंडोज़ ऑफ द क्लास। एंड विंडोज़ के क्लास के विंडोज़ के बाहर क्या है, स्लम एरिया। सो पोएट इसमें कहना चाह रहा है कि इन बच्चों की असल दुनिया वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो क्लास में लगी हुई हैं, दैट इज़ टेक्निकल एडवांसेस, टायरोलेसी वैली और मैप और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें उनकी दुनिया नहीं है। उनकी असली दुनिया तो वो स्लम है, क्योंकि ना उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ना उनकी कोई बेसिक अम्यूनिटीज़ या बेसिक फैसिलिटीज़ पूरी हो रही हैं। इस वजह से उनका जो पूरा का पूरा फ्यूचर है, इट इज़ पेंटेड विद फॉग। मतलब पूरा का पूरा फ्यूचर उनका धुंधला है। उनको अपने फ्यूचर में आगे कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ना ही उनके पास एजुकेशन है, ना ही कोई बेसिक फैसिलिटीज़ है। तो इस वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर उनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, तो उनके आने वाला फ्यूचर भी उसी स्लम में गुजर जाएगा जिस तरह से उनके पेरेंट्स का गुजर रहा है। और इसी वजह से उनका जो फ्यूचर है, इट इज़ पेंटेड विद द फॉग। पेंटेड विद द फॉग का क्या मतलब है, इट इज़ वेरी मच अनक्लियर। जब फॉग आ जाती है तो हमें सामने कुछ नहीं दिखता है, सब अनक्लियर सा होता है। इसी तरह से उन बच्चों का जो फ्यूचर है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच अनक्लियर, इट इज़ लाइक फॉग। A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of worlds. अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी जो छोटी सी गली है, उनकी जो तंग सी गली है स्लम एरिया की, उसमें भी जो स्काई है, इट इज़ कवर्ड विद लेड स्काई। लेड के कलर का स्काई है, रेडिश ब्राउन कलर का उनका स्काई हो गया है। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि स्लम एरियाज़ कहाँ पे बनते हैं, आउटस्कर्ट्स पे, सिटी के आउटस्कर्ट्स पे। एंड सिटी के आउटस्कर्ट्स पे यूजुअली फैक्ट्रीज होती हैं, सो वो लोग अपने घर आसपास ही बना लेते हैं। सो फैक्ट्री के उड़ते धुएं की वजह से उनका जो आसमान है वो सारा का सारा लेड कलर का हो गया। मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन है उनके एरिया में। एंड दैट एरिया, मतलब जहाँ भी वो रहते हैं, जहाँ भी उनका स्लम है, दैट पर्टिकुलर एरिया, इट इज़ फार फार फ्रॉम रिवर्स, फ्रॉम केप्स, माउंटेन्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड। स्टार्स ऑफ वर्ड का क्या मतलब है? द डिस्क्रिप्शन विच इज़ गिवन इन द बुक्स। इस दुनिया की जो खूबसूरत डिस्क्रिप्शन बुक्स में गिवन होती है, उनकी एक्चुअल दुनिया इन सबसे बहुत अलग और इन सबसे बहुत ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट इज श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। अब यहाँ पे उन्होंने शेक्सपियर को विकेड क्यों बोला है? बिकॉज अदरवाइज शेक्सपियर विकेड नहीं है, पर इन बच्चों को, जिनको शेक्सपियर कौन है, शेक्सपियर का काम क्या है, उनको शेक्सपियर के इतने ग्रेट वर्क्स हैं, उनको नहीं पता है कुछ भी शेक्सपियर के बारे में। उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, उनको बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिल रखी है। सो हाउ कैन दे इवन नो अबाउट शेक्सपियर? उनको शेक्सपियर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो किस तरह से शेक्सपियर उनके लिए मोटिवेशन का काम कर सकते हैं? क्योंकि शेक्सपियर का जो पिक्चर है, उनको ऐसा लग रहा होगा कि शेक्सपियर हमें देख के, शेक्सपियर का जो पिक्चर है वो देख के हमें हंस रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि शेक्सपियर कौन है। सो शेक्सपियर के पिक्चर वहाँ पे रखना, इट वॉज अ बैड एग्जाम्पल, क्योंकि जब उनको शेक्सपियर के बारे में पता नहीं है, उसके काम के बारे में पता नहीं है, सो किस तरह से वो शेक्सपियर के काम का या फिर उनकी राइटिंग्स को अप्रिशिएट कर पाएंगे? The map, a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes. अब यहाँ पे पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मैप उनकी वॉल्स पे लगे हुए हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैप क्यों बैड एग्जाम्पल है? क्योंकि मैप पे क्या है, शिप्स बनी हुई हैं, अच्छा सन बना हुआ है,
और ये सारी चीज़ें उनकी एक्चुअल लाइफ से बहुत बहुत अलग है और बहुत बहुत दूर है। सो ऑब्वियसली जो चीज़ उन्होंने कभी देखी नहीं है, जो चीज़ कभी उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर वो सारी पिक्चर्स, वो सारी चीज़ें आप उनकी दीवारों पे लगाओगे तो उनका क्या मन करेगा? उनका मन करेगा ना कि वो भी वहाँ पे जाएं, और उनका भी दिल करेगा कि वो सारी चीज़ें चुरा लें। tempting them to steal what? tempting them to steal what? The technical advances. उनका भी मन करेगा उन अच्छी सराउंडिंग्स पे जाने का, but actually for lives that slyly turn in their cramped holes. पर ये सारी चीज़ें इवेंचुअली उनके लिए कुछ मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि जो उनकी असल ज़िंदगी है या उनकी जो असल दुनिया है, slyly means secretly it is getting turned into cramped holes. cramped holes का क्या मतलब है? into narrow holes. narrow holes का क्या मतलब होता है? छोटे छोटे से होल्स। जिस तरह से उनके घर हैं जो स्लम एरियाज में, स्लम एरियाज यू मस्ट हैव इमेजिन कैसा होता है। सो उनके जो छोटे छोटे से घर हैं वो है उनकी एक्चुअल असल दुनिया, ना कि वो जो मैप जिस पे बड़ी बड़ी शिप्स, सन या फिर टेक्निकल एडवांसेस लगा रखे हैं, वो उनकी असल दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, cramped holes from fog to endless night. अब यहाँ पे पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी तो उनका जो फ्यूचर है इट इज़ पेंटेड विद फॉग, बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है, एंड इट इज़ टर्निंग इनटू एंडलेस नाइट्स। अब एंडलेस नाइट्स क्यों कहा गया है? ऐसी रातें जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। मतलब उनका फ्यूचर इतना ज़्यादा डार्क है। अगर वो अभी कुछ नहीं करेंगे अपने लिए, अभी उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होगी, उनको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दी जाएगी, तो बड़े होके भी वो स्लम्स में ही रहेंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे अपने लिए। सो पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है उनकी इन्हीं स्लम्स में अनक्लियर फ्यूचर के साथ बीत जाएगी। सो इसीलिए पोएट इज सेइंग एंडलेस नाइट्स, की मतलब उनकी ज़िंदगी तक उनकी जो कंडीशन है, जब तक वो जिंदा रहेंगे उनकी ये कंडीशन सुधरने वाली है ही नहीं। सो दैट इज वाई द पोएट इज ट्राइंग टू से एंडलेस नाइट्स। ऑन दिस slag heap these children were skin peeped through by bones. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? people living in slum, they are living literally a hellish life. उनकी जो ज़िंदगी है वो नर्क जैसी है, और वहाँ पे जो उनके आसपास के सराउंडिंग्स हैं, वो जो बच्चे हैं, they wear skins peeped through by bones. मतलब they are so malnourished कि उनकी जो उनकी हड्डियाँ हैं वो बाहर झांकती हैं उनकी स्किन में से। वो इतने पतले हैं, इतने malnourished हैं कि उनके अंदर मांस ही नहीं है, वेट ही नहीं है, बस उनकी हड्डियाँ पूरी की पूरी स्किन से बाहर दिखती हैं। सो यू कैन इमेजिन कि उनको बेसिक न्यूट्रिशियस डाइट भी नहीं मिल रही है एक टाइम की। एंड spectacles of steel with mended glass like bottle bits of stones, and they are even wearing spectacles. अब जो उन्होंने स्टील की स्पेक्टिकल्स पहनी हुई हैं वो भी उन्होंने किसी और की ले रखी हैं जो कि टूट फूट गई थी, और उन्होंने उसको जोड़ के जैसे तैसे अपने लिए वो स्पेक्टिकल्स बनाई हैं। बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, दिस मीन्स किस तरह से वो टूटे हुए टुकड़ों को एक फ्रेम के अंदर शेप दे रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि किस कंडीशन में वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। All of their time and space are foggy slum. So उनका सारा का सारा टाइम, उनकी पूरी की पूरी लाइफ, इट इज़ अ foggy slum. foggy क्यों है? क्योंकि उनका जो फ्यूचर है, अगैन इट इज़ वेरी मच अनक्लियर, क्योंकि उनको नहीं पता वो अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, और वो कभी स्लम से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। Plots their maps with slums as big as tombs. दो लाइफ्स हैं, इन दोनों लाइफ्स के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो ऐसी लाइफ है जिसमें टेक्निकल एडवांसेस हैं, हर चीज़ इतनी अच्छी है, हर चीज़ अवेलेबल है, और दूसरी तरफ ये स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पे इनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। सो द पोएट इज़ ट्राइंग टू से कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है इन दो लाइफ्स में, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है इन दोनों प्लेसेस में वेयर दे आर लिविंग। सो पोएट इज़ ट्राइंग टू destroy their maps. So that is why the poet is trying to say कि destroy their maps, और इन दोनों लाइफ्स के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Now the poet is trying to give a suggestion कि जब तक गवर्नर या फिर इंस्पेक्टर या फिर कोई ऐसा विजिटर, ऐसे बड़े बड़े VIP लोग जब तक वो यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक, और यहाँ के स्लम की हालत को चेंज नहीं करेंगे, तब तक उनकी जो लाइफ है इट विल कंटिन्यू टू बी लाइक लिविंग हेल। दिस मैप बिकम्स द विंडो। विंडो का क्या मतलब है? जो विंडो से वो बाहरी दुनिया देख रहे हैं। सो द पोएट इज ट्राइंग टू से ये जो मैप है एक्चुअली उनके लिए भी यही उनकी बाहरी दुनिया होनी चाहिए, उनकी
उनकी बाहरी दुनिया स्लम नहीं होनी चाहिए, उनकी भी बाहर वाली दुनिया वो मैप के जैसी अच्छी और ब्यूटीफुल होनी चाहिए। एंड दीज विंडोज, बट उनकी एक्चुअली विंडोज कौन सी हैं, वो स्लम, विंडो के बाहर क्या है, स्लम एरिया। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। सो वो पोएट कह रहे हैं जो इनकी असल दुनिया है, विंडो के बाहर की जो इनकी असली दुनिया है, दैट इज द स्लम्स, की लाइफ पूरी तरह से खराब कर रही है लाइक कैटाकॉम्ब्स। सिमेट्रीज, ग्रेव्स, तो जिस तरह से सारी की सारी जो सिमेट्रीज और ग्रेव्स हैं वो यू नो इट इज़ अ नेगेटिव सिंबल, वो किस तरह से पूरा का पूरा उनकी लाइफ जो है वो अंधेरे में जाने वाली है। Break or break till they break the town, so and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands. A poet is trying to say कि इन सारी जो shackles हैं, जो सोसाइटी की shackles हैं, जो social injustices हैं, उनको तोड़ दो, उन सारे shackles को तोड़ दो and let these children, you know, इन बच्चों को भी education का मौका दो, इन बच्चों को भी पूरी दुनिया देखने का मौका मिलना चाहिए, इन बच्चों को भी freedom मिलनी चाहिए और सारी वो facilities मिलनी चाहिए जो दूसरे बच्चों को मिलती हैं। लाइक एंड शो देयर चिल्ड्रन द ग्रीन फील्ड्स, उनको भी नेचर की खूबसूरती देखने का पूरा हक है, उनको भी ग्रीन फील्ड्स देखने का पूरा हक है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर एंड गोल्ड सैंड्स, यू नो, उनको भी खुला आसमान, ब्लू स्काई देखने का हक है जिस तरह से दूसरे लोग या दूसरे बच्चों को है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। अब यहाँ पे यू नो द पोएट इज ट्राइंग टू से कि वो भी, उनको भी हक मिलना चाहिए अच्छी एजुकेशन का, ताकि वो भी आराम से पढ़ पाएँ, वो पढ़ पाएँ और ख़ुद को और अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ, उनके लिए वो अच्छे पैसे कमा पाएँ और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अच्छे तरीके से जी पाएँ। History theirs whose language is the sun. By this the poet is trying to say कि उनको भी एजुकेशन का पूरा हक है, उनको भी पूरी तरह से नॉलेज मिलनी चाहिए, कि भी ज़िंदगी में रोशनी होनी चाहिए, एनलाइटमेंट होनी चाहिए। whose language is the sun, you know, sun represents brightness, enlightenment, prosperity। उसी तरह से उनकी भी जो ज़िंदगी है वो खुशहाल होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, उनका फ्यूचर भी ब्राइट होना चाहिए। Here we are ending the poem. That's it with the poem. Then if you liked and understood the poem, then do like, share, comment, and please subscribe to our channel, Quick Wits. Thank you. Stay tuned. Bye-bye.